माननीय अध्यक्ष महोदय, कल नेता प्रतिपक्ष जी निजी विश्वविद्यालय वाला चल रहा था, जो शक्तिम खुलना था उसमें बहिष्कार कर दिए। और बहिष्कार उनको करना था शायद दूसरे वाले में वो कृषि वाले में करना था, तो शक्ति वाले में बहिष्कार कर देना। आप तो नहीं, कृषि वाले में करना था। शक्ति तो मेरे क्षेत्र का है। ये सब गड़बड़ सड़बड़ कैसे हो रहा है? फिर ऐसा कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं हो रहा है। धन्यवाद दिया है कल, उसके लिए मैं धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सीज फायर हो गया और हम लोग अब ट्रम्प अभी तक के पहले फायर को ऑन नहीं किया है। हम लोग अभी तक ट्रम्प को खोज रहे हैं। वो ट्रम्प कौन है जो सीज फायर कराया? प्रश्नकाल यूनिवर्सिटी खुल रहा है, उसके विरोध में है। कल तो आपने बहिष्कार उसी में कर दिया। अरे बहन जी, शक्ति में खुल रहा है, मेरे क्षेत्र में खुल रहा है। आपने तो उसमें बहिष्कार किया। आप खोलो चाहे कोई खोले, मेरे लिए तो अपने ही क्षेत्र में खुल रहा है। ई मंडी तो दूसरे नंबर में था, आपने उसी में बहिष्कार कर दिया। नहीं, ई मंडी पड़ रहा था तब मैंने किया। अरे ऑपरेशन सिंदूर बढ़िया चल रहा था, एयरबेस पे भी हमला हो गया था। नहीं, लेकिन सीज फायर हो, हम ट्रम्प खोज रहे हैं। अध्यक्ष जी, उधर तो सीज फायर हो रहा था, लेकिन आप तो फायर कर रहे थे। आप उधर फायर कर रहे थे। ट्रम्प को खोज रहे हैं। क्रमांक 1 सुश्री लता उसेंडी जी। माननीय अध्यक्ष जी, राम विचार जी का आज पूरा प्रश्न जो है सेटिंग वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये असंसदीय है। ये असंसदीय भाषा, इसको असंसदीय तो कल आप बोले थे, कान में हम सुन लिए थे। माननीय अध्यक्ष जी, मंडल संयोजक के पद पे शिक्षा विभाग के भी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पे 59 करीब हैं, जिसको अभी युक्तिकरण में आधे जिलों में लिया गया है और आधे जिलों में नहीं लिया गया है। इसकी असमानता के क्या कारण है? माननीय मंत्री जी इसके जान। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि वो जिलों में युक्तिकरण के तहत जो शिक्षकीय संवर्ग के मंडल संयोजक बने थे, उनको युक्तिकरण के तहत तो शामिल किया गया कि कुछ जिलों में, क्योंकि ये ट्राइबल विभाग में मंडल संयोजक बनने के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन होकर के काम करते हैं, लेकिन उनकी जो मूल जो पदस्थापना है वो शिक्षा विभाग का है। तो कई जिलों में इसे छोड़ दिया गया है। हम इसके लिए पत्राचार भी कर रहे हैं और हमारा अलग से हम विभागीय तौर पे पूरे प्रदेश में मंडल संयोजक की भर्ती अपने विभागीय स्तर से हम करने वाले हैं। इसकी अनुमति हम ले करके शीघ्र ही हम मंडल संयोजक का भर्ती करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडल संयोजक की संख्या भी काफ़ी कम है, जिससे विभागीय संचालन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी जल्दी हो शीघ्र करके इसकी पूर्ति करवाएं। अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य ने विभाग का ध्यान आकर्षित कराया है और इस दिशा में हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि जो हमारे रिक्तियाँ हैं उसके वजह से हमारा जो संचालन है, व्यवस्थापन है, ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो हम विभागीय स्तर से हम जब भर्ती करेंगे अगला, तो और पदोन्नति से कुछ भरेंगे। उस स्थिति में पूरे प्रदेश में हमारा 85 जो मंडल संयोजक जो पद है वो जब मिल जाएगा तो हमारा संचालन अच्छे ढंग से हम कर पाएंगे। क्रमांक 2 श्री उमेश पटेल। सर, इसी में थोड़ा सा नहीं भाई, संतुष्ट हो गए वो, और आप बीच में कहाँ से कूद रहे हो? अरे प्रश्नकर्ता बैठ गई है, आप खुद प्रश्न लगाइए ना आगे। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 3,10,000 का, उसके अपेक्षा 1,48,000 का ही भंडारण हुआ है। तो ये लगभग आधे से कम भंडारण आपके यहाँ हुआ है जून माह तक। तो इसमें आप आपूर्ति करने का आपका क्या प्लान है?
अध्यक्ष महोदय, हमने आपूर्ति करने के लिए लगातार विभागीय स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से लगातार हम संबंधित जो विभाग है, खास करके भारत सरकार से हम सतत संपर्क में हैं और जो आपूर्तिकर्ता जो कंपनियां हैं उन कंपनियों से भी हमारे विभागीय अधिकारी सतत संपर्क में हैं और किसी तरह की कोई कमियां न हो, दिक्कत न हो। जो परिस्थितियां बनी हैं प्रदेश भर में, खास करके डीएपी को लेकर के, इस बारे में मैं पहले भी अपनी स्टेटमेंट दे चुका हूं और आज भी आपके समक्ष में ये बताना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि बहुत जगहों में जो डीएपी की कमी थी उसके जगह में हम दूसरे खाद को भी हम प्रमोट कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा डीएपी नैनो भी आ गया है, तो उसका उपयोग करने के लिए भी हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और जैसे जैसे लोगों तक ये पहुंच रहा है तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्याएं दूर हो रही हैं और हमारा जो उर्वरक के जो आपूर्ति का जो प्लान है वो भी हमारे पास आ गया है। उसके तहत हम लगातार सभी जगह 1-2 दिन के अंदर में बहुत जगहों में जो रैक पॉइंट है वहाँ पे पहुँचने वाला है। आप सदन को मैं वो भी अवगत कराता हूँ। तो ये जो जून तक का जो सप्लाई है वो आधा हुआ है और अभी और कितना आने वाला है ये बता दीजिए। अगर आप बता ही रहे हैं कि 2-3 दिन में रेक लगने वाला है तो उसकी वो कितना मात्रा में है वो बता दीजिए। हमारे 20 जुलाई तक 18,885 मीट्रिक टन अभी आपूर्ति होने वाला है जो विभिन्न जगहों में। अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि अभी आने वाले 5 दिनों में जैसे बताया कि 18,885 मीट्रिक टन जो है कुल 14 रेक प्राप्त होगा और जिसमें कि आपका एनपीके है, डीएपी भी है। डीएपी कितना रहेगा ये बता दीजिए माननीय मंत्री जी, उसमें से डीएपी कितना रहेगा, क्योंकि अभी आवश्यकता अध्यक्ष महोदय सिर्फ डीएपी की है। और डीएपी का मैं डीएपी का फुल फॉर्म क्या है माननीय मंत्री जी अलग से मैं बता दूंगा। जो खास करके जो खरसिया में डीएपी है इस 17/7 तक आज पहुंच जाएगा जो 718 मीट्रिक टन। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए कि डीएपी आप टोटल उर्वरक की संख्या 18,000 बता रहे हैं, कुल भंडारण जून में अध्यक्ष महोदय जून तक का यह है 1,48,000। हमारा लक्ष्य है 3,10,000। पिछले साल 3,40,000 का लगभग भंडारण हुआ था। आधे से कम खाद में आप कैसे चलाएंगे? उसके बाद अध्यक्ष महोदय जब हमारा भंडारण कम हुआ है, आधा हुआ है, 50% भी नहीं हो पाया है, तो आपने कितने परसेंट सोसाइटी को दिया और कितने परसेंट व्यापारियों को दिया ये बता दीजिए। क्या है, अभी यूक्रेन युद्ध खत्म होने वाला है, फिर आ जाएगा 2048 तक आ जाएगा दे। अध्यक्ष महोदय, पूरे में डिटेल में आपको जानकारी दे दूं कि खरीफ 2025 में उर्वरक डीएपी का लक्ष्य 3,10,000 मीट्रिक टन था और 30 जून 2025 तक डीएपी के लक्ष्य के विरुद्ध 1,08,155 मीट्रिक टन हमें प्राप्त हुआ है और पुराना जो बचत था उसमें 40,746 मीट्रिक टन, इस तरह से 1,48,900 मीट्रिक टन हुआ। 14 जुलाई 2050 की स्थिति में डीएपी 1,63,517 मीट्रिक टन का भंडारण हुआ। ये बात सही है कि डीएपी की कमी हमारे पूरे प्रदेश में है और बल्कि हमारे प्रदेश ही नहीं, ये देश भर में ये स्थितियां बनी हैं और उसी को देखते हुए माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहता हूं, उसी को देखते हुए नैनो डीएपी का प्रचलन कैसे बढ़े, माननीय मंत्री जी, इसको लेकर के एक अभियान भी चलाया गया। चल रही है। माननीय मंत्री जी, सिर्फ डीएपी की बात कर रहा हूं, जो आपका टारगेट है उसके अपेक्षा 50% ही भंडारण हुआ है आपका। पिछले साल के अगर इसको जोड़ा जाए आपका जो भंडारण बचा हुआ था
मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है कि आपके जब भंडारण आधा परसेंट 50% हुआ तो आपने कितना परसेंट सोसाइटी को दिया और कितना परसेंट व्यापारियों को दिया, ये बता दीजिए। देखिए, अभी तक जितना है 60% हम सहकारी क्षेत्र को हम देते रहे और 40% जो है हम निजी क्षेत्र को दिए हैं। नहीं अध्यक्ष महोदय, हमने मेरे ठीक पिछली बैठक में हम लोगों ने तय किया, माननीय हमारी कमेटी की बैठक थी, उसमें तय किया गया था कि अभी जो निजी क्षेत्र में हम दे रहे हैं उसे निजी क्षेत्र में छोड़ करके हम सीधे सहकारी क्षेत्र को ही आपूर्ति करें, और तब से हम लोग अभी सीधे सहकारी क्षेत्र को ही अभी आवंटित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अब ये समस्या तो सबको मालूम है कि डीएपी की कमी है, बाकी इसके अलावे किसी खाद की कोई कमी नहीं है, सभी जगह पर्याप्त। अब रही बात की देर हो सकता है, प्रश्न आ रहा है, जवाब आ रहा है, आप बैठिए तो आप जवाब तो सुनिए। प्रश्नकर्ता खुद खड़े हैं, प्रश्नकर्ता खड़े हैं, जवाब आ रहा है मंत्री जी से पूरा का पूरा। आपकी चिंता का समाधान मंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए जल्दबाजी ना करें। मैं माननीय मंत्री जी, मैं भी एक आग्रह ये कर दूं कि डीएपी जो है उसको 100% यदि किसानों को देने की व्यवस्था कर देंगे तो आने वाले समय में एक बेहतर व्यवस्था होगी, प्राइवेट क्षेत्र में ना दें, ये चाहते हैं आप, बस इतना जवाब दे दें। नहीं, निश्चित ही अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना और सदन की भावना जी, बस मैं पूरी तरह से सहमत हूं, सरकार हमारी सहमत है, और हमने ये व्यवस्था किया है कि आने वाले समय में जितना भी आपका डीएपी आएगा वो पूरे जो है सहकारी क्षेत्र के माध्यम से हम किसानों को आपूर्ति कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की व्यवस्था हमने सभी जगह में किया है, और अभी एक हफ्ता के अंदर मैं सदन को ये भी बताना चाहूंगा कि एक हफ्ते के अंदर में बहुत सारी जो कमियां हैं उन कमियों को हम पूरा कर ले रहे हैं। और रही बात, देखिए अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग जो कृषि विभाग, हम तो प्लान देते हैं ना कि हमारी आवश्यकता प्रदेश में कितनी है हमारे किसान भाइयों के लिए, उसके लिए हम काम करते हैं, लेकिन आपूर्ति कराने के लिए हमारे मार्कफेड के माध्यम से होता है। मार्कफेड के प्लान से ही हम लोग चलते हैं, उनके माध्यम से जो हमें आपूर्ति प्राप्त होता है, मिलता है, उसी को हम किसानों तक पहुंचाते हैं। अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने माना कि ये पहले 60% सोसाइटी में दे रहे थे, 40% व्यापारियों को दे रहे थे, अब ये जाके उसको बदलेंगे। मेरा ये कहना है कि व्यापारी, क्या आपके पास ऐसी कोई शिकायत पहुंची कि व्यापारी 1800, 1900, 2100 में बेच रहा है? ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई? और अगर शिकायत प्राप्त हुई तो कहां कहां आपने कार्रवाई की, किस किस दुकान को आपने सील किया, बता दें। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की शिकायत प्रदेश भर में आते रहे। और रही बात, देखिए ये 64, अध्यक्ष महोदय मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। चलिए बताइए। आपने एक तरह से ये आरोप लगाया कि आप निजी क्षेत्र को कैसे दे रहे हैं। निजी क्षेत्र को हमारी कोई आज की परंपरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये परिपाटी हमने शुरुआत नहीं की है, ये तो पहले से आप इस तरह से चला रहे हैं, इससे पहले पैदा नहीं हुई थी। पहुंचा 50% भंडारण पहले कभी नहीं होता माननीय मंत्री जी, ये स्पेशल कंडीशन है, इस तरह का प्रदेश में कभी नहीं हुआ कि हमारे पास सिर्फ 50% है। सुन लीजिए, इसलिए आप इस कंडीशन को बाकी सालों के साथ कंपेयर मत करिए प्लीज। नहीं, आप ठीक है, आप बोलिए, मैं उत्तर दे रहा हूं तो सुनने का भी रखिए। अध्यक्ष महोदय, हमने खरीफ 2025 में उर्वरक गुण नियंत्रण के तहत 4000 नमूनों का लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 2384 नमूने लेकर 1562 नमूनों का परीक्षण किया, जिसमें 1499 मानक एवं 63 अमानक नमूने पाए गए। अध्यक्ष महोदय, अमानक नमूनों के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। और अध्यक्ष महोदय, सरकारी दुकान में नहीं रहा है, केवल निजी दुकान में, बड़े बड़े दुकान में
बता दीजिए। एक मिनट आप पूछ लीजिए एक प्रश्न। अध्यक्ष चलिए महोदय। बैठिए, एक प्रश्न आप पूछ लीजिए। चलिए अध्यक्ष एक महोदय, मिनट प्रश्न आ मैं जाएगा। मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि आपके निजी क्षेत्र में लक्ष्य के विरुद्ध आपने कितना दिया और सहकारी क्षेत्र में लक्ष्य के विरुद्ध कितना दिया। आपके ही क्वेश्चन में आदरणीय भूपेश 7वां नंबर में है, आपने उस पे में प्रमाणित है कि आपने सहकारी क्षेत्र में निजी क्षेत्र में कि आप लक्ष्य के विरुद्ध अधिक दिए हो और सहकारी क्षेत्र में लक्ष्य के विरुद्ध आधा भी नहीं दिए हो। ये आपका प्रमाणित है अध्यक्ष महोदय। आप अगर 7वां नंबर क्वेश्चन में भूपेश बघेल जी का देखेंगे तो आपको स्पष्ट है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, यही प्रमाणित है। चलिए ठीक। अध्यक्ष महोदय भाई सेम करने के पहले सुनिए तो मेरे निजी क्षेत्र में इतना मैं बोल क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न बचा है, आपका प्रश्न उत्तर आ गया। मैं एक और कि निजी क्षेत्र में नियंत्रक किसके हाथ में है, या मार्केट के हाथ में, या कृषि विभाग के हाथ में, या अपेक्षा के हाथ में है, ये बता दीजिए। चलिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, आपने जानना चाहा और बिना प्रश्न का उत्तर सुने ही आपने आरोप लगा दिया। हमने तो पहले बताया कि ये व्यवस्था कोई हमारी मतलब हम लोग के आने के बाद शुरुआत नहीं है, ये व्यवस्था आपके समय से भी चली आ रही है। अध्यक्ष महोदय, उसी के तहत हमने डीएपी का यही बोल अध्यक्ष महोदय, डीएपी का जहां तक कुल सहकारी क्षेत्र की बात है तो 64% हम सहकारी क्षेत्र को उपलब्ध कराए हैं, 64%, और 36% निजी क्षेत्र को मात्र दिए हैं। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्र को जो लगातार ये जो प्रोवाइड किए हैं उसमें 1800, 1900, 2000, 2100 में ये खाद बिक रहा है। आज हम लोग के द्वारा धनांगर में जब आपके तहसीलदार, आपके सहकारी बैंक के अधिकारी, आपके डीएमओ सब लोग उपस्थित थे, तब हमने शिकायत की कि फलना दुकान में हो रहा है। उसके बाद उस दुकान पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये है आप लोगों का शासन कि सामने में जब किसानों को मिल नहीं रहा है, लगातार भंडारण कम होने के बाद आप अगले सालों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कभी भी डीएपी की यही स्थिति नहीं थी कि 50% भंडारण हुआ। सारे क्षेत्र, सारे विधायक इस बात से परेशान है कि डीएपी की कमी उस क्षेत्र में हो रही है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको पूरा कराएं। आप वहां निजी क्षेत्रों में 36, आप उसको उठाइए और दीजिए सहकारी में, जितना भी आप निजी क्षेत्र में दे दीजिए, उठा के कर दीजिए। उमेश जी, आपके समय में कमी क्यों नहीं होती थी मालूम है? अरे आप राजनांदगांव में अरे रहने दीजिए ना, आप अलग बात करेंगे। यहाँ पूरे सदन के एक विधायक मुझे लगता है इस बात पर सहमत होंगे कि उनके क्षेत्र में डीएपी कमी है, भले ही पार्टी प्रतिबद्धता के अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का जवाब तो आया नहीं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी ने गलत बात यहाँ सदन में की। यूरिया हमारे शासनकाल में राजनांदगांव में न केवल पकड़ा गया, कार्रवाई की गई, उसके बाद नकली यूरिया बिकना बंद हो गया। वो तो जब आपकी सरकार थी तो हर साल नकली यूरिया वहाँ पकड़ा जाता था। सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित। अंबिकापुर के मैन पाट में चल रहे बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के मैन पाट में 3 दिनों तक जनता के चुने हुए भाजपा नेता यानी सांसद और विधायक इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल रहे। शिविर में सरकार के सभी मंत्री, सांसद और विधायकों ने संगठन के बड़े नेताओं के व्याख्यान सुने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिव प्रकाश, विनोद तावड़े और वी सतीश जैसे नेताओं की क्लास इन छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने अटेंड की। शिविर में नेताओं को खास नसीहत दी गई। एक तरह से व्यवहार ठीक रखे, दूसरा भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि वे भ्रष्टाचार की शिकायत की मॉनिटरिंग खुद करेंगे। मास्टर क्लास के दौरान संगठन के नेताओं का फोकस इस बात पर था कि नेता ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच जाए, जनता से जुड़े, जनता की तकलीफ़ों को फील्ड में जाकर समझे और उसे दूर करे। जनता के बीच उनका व्यवहार शालीन हो, जिससे उनका विश्वास
पार्टी के प्रति लगातार बढ़ता जाए। भ्रष्टाचार को लेकर भी खूब चर्चा हुई। क्लास में बताया गया कि भ्रष्टाचार की वजह से सरकार और पार्टी दोनों की छवि बिगड़ती है। इसे लेकर भी बेहद ध्यान से व्यवहार करने के निर्देश सांसद और विधायकों को दिए गए। क्लास में विधायकों और सांसदों को सोशल मीडिया में एक्टिव रहने व पार्टी की छवि सुधारने के टिप्स भी दिए गए। साथ ही कहा गया कि विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दों पर आक्रामक तरीके से घेरना होगा। इसके लिए वे सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। मान्यों को केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रदेश से अधिक फायदा मिले, इसकी भी जिम्मेदारी दी गई। नेताओं को यह भी नसीहत दी गई कि अच्छा काम नहीं किया तो जिम्मेदारी से हटा दिए जाएंगे और उन पर कार्रवाई भी होगी। हालांकि इसका पैमाना क्या होगा यह नहीं बताया गया। संगठन के नेताओं का फोकस इस बात पर था कि नेता ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़े, जनता के बीच उनका व्यवहार ऐसा हो कि लोग भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट ही रहें, छिटके ना। भ्रष्टाचार की वजह से सरकार और पार्टी दोनों की छवि बिगड़ती है, इसी लेकर भी बेहद ध्यान से व्यवहार करने के निर्देश सांसद व विधायकों को दिए गए। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की बात भी कही गई। अलग अलग सेशन में बार बार बड़े नेता इस बात को दोहराते हुए नजर आए कि सरकार और पार्टी की छवि जनता के बीच बेहतर बने। छत्तीसगढ़ सरकार काम करती हुई दिखाई दे जनता के बीच। विपक्ष को किसी बात का मुद्दा बनाने का अवसर न मिले, सरकार का एक्शन प्रभावी ढंग से जनता के बीच जाए। साथ ही नेताओं को हिदायत दी गई कि ठेकेदारों से ज़्यादा दोस्ती ठीक नहीं, उनके साथ बस काम से काम, मतलब से मतलब रखें। जेपी नड्डा ने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी को घपले और सोसाइटी में कितना दिया। प्रश्न यही है अध्यक्ष महोदय कि आप कृपा करके ये बता दें कि 1,08,000 मीट्रिक टन में सोसाइटियों में आपने कितना दिया और निजी क्षेत्र में कितने दिया और किस किस जिले में कितना दिया। ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य से ज़्यादा आप दे दिए या कम दे दिए। प्रश्न ये। मेरे ख्याल से नेताजी आपका ध्यान कहीं और था। मैंने बताया कि 64% हम सरकारी क्षेत्र को हम दिए। 1,08,000 का बाइफर्केशन पूछा। आप मैं बता रहा हूं, मत बताइए अभी तक परसेंट में मत बताइए। वो जून तक की बात थी, वो जून तक की बात थी। आंकड़े में पूछ रहा हूं कितना कितना दिए, मैं वो भी बता रहा हूं। वही तो पूछ रहे हैं आप। सुनिए तो इधर क्यों देख रहे, उधर देखिए। अच्छा, मैं उधर ही देख लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ डर लगता है क्या? प्रश्न कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी उसका जिलेवार देखिए कैसे कहते हैं लक्ष्य निर्धारित और कितना वो निजी क्षेत्रों को दिए। लक्ष्य से ज्यादा तो नहीं दिए। ये कालाबाजारी क्यों हो रहा है, यही प्रश्न है। और ज्यादा कीमत में क्यों खरीदने के लिए बाध्य हैं, यही प्रश्न है। चलिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि अभी तक ओवरऑल 1,72,000 मीट्रिक टन डीएपी आ गया है। और जो आपको पहले जो आंकड़ा दिया 1 लाख और कुछ, वो जून तक का था। लेकिन अभी तक जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, उसमें 1,72,000 डीएपी का आ गया है, जिसमें कि 5 दिनों के अंदर 18,855 मीट्रिक टन हमारा अभी प्राप्त हो जाएगा यहाँ। और तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये पूरी आपूर्ति हो जाएगी। और इसके बावजूद मैंने ये भी बताया कि जहाँ, क्योंकि ये डीएपी ये कोई हमारे यहाँ की समस्या नहीं है अध्यक्ष महोदय, एक तरह से वैश्विक जो समस्या है उसके चलते ने समस्या इस तरह की अनियमित जो है हम
भंडारण अध्यक्ष कर पा रहे महोदय, हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महोदय, उत्तर दे रहा हूँ। मेरा अध्यक्ष उत्तर महोदय, अभी तक नहीं है। मैं अध्यक्ष आपकी तरफ महोदय, मैं खड़ा उत्तर दे बोल रहा अध्यक्ष हूँ, महोदय। उत्तर दे रहा हूँ। मैं आप ही की तरफ चलिए वो अध्यक्ष पूरा दे रहे हैं आप, अच्छा, सुन पूरा दे लीजिए। दीजिए। पूरा जवाब सुन तो लीजिए। जब इस तरह की बात है, उसको समाधान करने के लिए हम लोगों ने हम लोग ही नहीं बल्कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन अरे भैया हमने संस्थान को दिया अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने उसको प्राइवेट में देखो पूर्ति करने के गरीब आदमी है 55-56 सुपर फास्फेट, इन खादों की मात्रा को हमने बढ़ाया। और इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, किसान यही खातू नहीं दे कि सकते। कृषि वैज्ञानिकों के सलाह के आधार पर कृषि वैज्ञानिकों ने जो देखा कि ठीक 16 मिनट 17 मिनट हो गए हैं और पूरे जवाब आ गया है, और जितने प्रश्न आप करना चाहते थे हो गया है। आप इसे मंत्री जी को आप मंत्री जी का जवाब आपने सुन लिया और पूरा जवाब उन्होंने दे दिया। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। क्रमांक 3 लिया जाए, 3 नंबर पे आ जाए। अपना प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आदिम जाति कल्याण मंत्री जी से है। जी, मेरा प्रश्न था कि कितने व्यक्ति के पास कितने हेक्टेयर भूमि पर कब्जा है? क्या जिले में अवैध वन अधिकार पत्रों को निरस्त करने की कोई प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? यदि हाँ, तो इसका जवाब आ गया है। मेरा अगला प्रश्न है, वन अधिकार पत्र हस्तांतरित है होने के बावजूद भोले भाले लोगों से स्थान में लिखवाकर अन्य व्यक्ति काबिज है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की योजना है? माननीय मंत्री जी जवाब दे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था कि वन भूमि का जो पट्टे दिए गए हैं, इस बारे में हमने उत्तर दिया है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमने जो अब गलत तरीके से पट्टे दिए गए थे, उसमें अभी तक जो प्रकरण है, उसमें हमने जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक, जिसमें निरस्तीकरण की अनुशंसा किया गया है। इसमें व्यक्तिगत जो पट्टे दिए गए थे गैर वन भूमि होने के कारण, उसमें से 830 और इसी प्रकार से गैर वन भूमि होने के कारण 29/3/2016 को
225 लोगों का पट्टा निरस्त किया गया। 880 पट्टे गैर वन भूमि होने के कारण 17/5/16 की बैठक में निरस्त किया गया। इसी प्रकार से जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 20/1/17 को एक जो है गैर वन भूमि होने के कारण पट्टा निरस्त किया गया। इसी प्रकार से पूर्व में कब्जा न होने के कारण 143 लोगों को 10/11/2017 की बैठक में पट्टा निरस्त किया गया। कुल मिलाकर के 2079 लोग का पट्टा निरस्त किया गया। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम 1 के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं। श्री डॉक्टर चरणदास मान, श्री भूपेश बघेल, श्रीमती अनिला भेड़िया, श्री उमेश पटेल, श्री लखेश्वर बघेल, श्री दलेश्वर साहू, श्री भोलाराम साहू, श्री लालजी सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, श्री दिलीप लहरिया, राम कुमार यादव, श्री द्वारकेश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा, श्री इंद्र शाह मंडावी, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, विक्रम मंडावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, श्री फूल सिंह राठिया, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, श्री व्यास कश्यप जी, श्री शेषराज हरवंश, श्रीमती चात्री नंद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्री संदीप साहू, श्री इंद्र साव, श्री जनक ध्रुवे, श्री ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी पटेल। कृपया निलंबित सदस्यों से आग्रह है कि सदन के बाहर चले जाएं। अध्यक्ष महोदय, ये सब घड़ियाली आंसू कब तक बहाते रहेंगे? एक घड़ियाली आंसू बहाना बंद करिए। आपकी नौटंकी को पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और आपको बंद करो। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का वो जवाब था कि मेरा अगला प्रश्न था, वन अधिकार पत्र अहस्तांतरित है के बावजूद भोले भाले लोगों से स्टाम्प में लिखवाकर अन्य व्यक्ति काबिज हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निलंबन की घोषणा के उपरांत भी अगर गृह में नारे लगाए जाएंगे तो ये उचित व्यवस्था नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि विपक्ष के सभी सदस्य निलंबित हो गए हैं, कृपया कार्यवाही चलने में सहयोग करें। आप सबसे आग्रह। राजेश प्रश्न करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो लाठी और राजेश प्रश्न करो। छोड़ देंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, तरीके से पहले मैं माननीय मंत्री महोदय से
जानना चाहता हूं कि वन अधिकार पत्र हस्तांतरित है के बावजूद भोले भाले लोगों से स्टाम्प में लिखवाकर अन्य व्यक्ति काबिज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की क्या योजना है? अध्यक्ष महोदय, वन अधिकार के पट्टे को कहीं भी हस्तांतरण नहीं किया जा सकता और यदि कहीं पर हस्तांतरण किया गया है और कहीं पर नीलामी या बिक्री किया गया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्या शासन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक विकासखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सभी वन अधिकार पत्रों की भौतिक सत्यापन कर वास्तविकता की जांच कराए? अध्यक्ष महोदय, सुझाव अच्छा है। इस दिशा में मैं खुद भी आगे बढ़ करके इस विषय को लेकर के हम आगे बढ़े हैं और विभाग को हमने निर्देश दिया है कि इसका भौतिक सत्यापन उन पट्टों के आधार पर किया जाए। मैं समझता हूं कि हम अंतर विभागीय अधिकारियों के साथ जब बैठक होगी इसमें हम तय करके इसको सुनिश्चित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के फर्जी मामलों की रोकथाम हेतु कोई तकनीकी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, सत्यापन प्रणाली जिसे प्रभावी ढंग से लागू हो सके, क्या इस प्रकार की शासन की कोई योजना? निश्चित ही इसका मैं परीक्षण कराऊंगा। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, आपने प्रश्न के उत्तर में कहा है 80,870 मकान और आपके वेबसाइट में है 1,02,113 मकान। आपके वेबसाइट में 1,02,113 मकान हैं। आपने उत्तर में यह बताया है जहां है जैसा है, एक मुफ्त निपटान किया गया। यह जहां है जैसा है, इसकी परिभाषा क्या है? इसको किन लोगों ने परिभाषित किया? इसको किन लोगों ने परिभाषित किया और क्या मूल्य उसके तय किए गए सभी वर्गों के मकान के? माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि एक तो जो 80,000 जो एसेट्स का जो आवासों का जिक्र है उसमें व्यावसायिक चीज़ें या अन्य योजनाओं की चीज़ें उसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए संख्या का अंतर हो सकता है वेबसाइट में। और जो एज इट इज जैसी स्थिति है वैसी का जो स्थिति है उसमें कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस करके उसको बेचने का प्रावधान नहीं किए हैं। वो जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में उसको बेचा जाएगा और वैसी स्थिति में उसको बेच करके जो भी रेट आए उसके आधार पर उसको काम किया जाएगा। जो OTS स्कीम लागू की गई है उस OTS स्कीम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो लागू की गई है उसमें एज इट इज जैसे कि तैसे की स्थिति में उसको बेचना है। जो कंसेशन दिया गया है वो मैं बताना चाहूँगा सम्मानित सदस्य को कि OTS 2 पहले OTS आया था पिछली सरकार के समय में 17 सितंबर 2021 को। 17 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2024 तक ये लागू थी। उसमें जो भी प्रोजेक्ट आए थे, घर आए थे, वो पहले ही पुराने थे, इसलिए OTS 2 में जो शामिल नहीं थे, नए संपत्ति जो शामिल हुए हैं उन पे बेस रेट पर 10% की छूट दी गई है। उसमें बेस रेट पर 10% की छूट दी गई है। जो 10 वर्ष से अधिक समय से रिक्त संपत्तियां हैं उस पर 30% की छूट दी गई है। जो 5 वर्ष से अधिक समय से रिक्त हैं लेकिन 20% से अधिक संपत्ति वहां पर खाली है, अगर 20% से अधिक संपत्ति खाली है और 5% से अधिक 5 वर्ष से अधिक का, उसमें 30% की छूट दी गई है। और 5 वर्ष से अधिक समय से जो रिक्त हैं और 20% से कम संपत्ति वहां खाली है उस पर 20% की छूट दी गई है। ये छूट बेस प्राइस पर दी गई है। ये टेंडर निकालने का बेस प्राइस है, उस पर टेंडर निकलता है
और जो टेंडर में H1 आता है, मतलब ये केवल ऐसा नहीं कि फ्लैट छूट दे रहे हैं, उसके बेस रेस पर छूट है, उसके बाद टेंडर होगा और टेंडर पे जो हाईएस्ट बीट कर रहा है उसको दिया जा रहा है। आपने कहा है कि कोई मकान जर्जर नहीं है, जर्जर नहीं है तो आपने छूट की योजना क्यों लागू की? क्या आपके मकान बिक नहीं रहे हैं? और बिक नहीं रहे हैं, अभी भी बकाया है, तो नहीं बिकने और छूट में बिकने के बाद गृह निर्माण मंडल को कितने की क्षति हुई और अभी कितनी परियोजनाएं उसके बाद नहीं चल रही? मकान नहीं बिकने के बाद भी कितनी परियोजनाएं नहीं चल रही? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी OTS चल रहा है उसका काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है। जो पहले OTS आया था उसमें 506 मकानों का आवंटन हुआ था और 511 करोड़ रुपए की राशि आई थी। अभी OTS 2 जो आया है उसमें 995 मकानों का आवंटन हुआ है और इसमें लगभग 147 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है पिछले 4 महीनों में। तो जो क्षति की कुल राशि है मैं सम्माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा, बट मैं ये बता जो मकान नहीं बिके हैं वो EWS के कितने हैं जो नए मकान बने हैं, LIG कितने हैं, HIG कितने हैं, MIG कितने हैं? और आप जो नया प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसमें कौन से क्वालिटी का मकान, HIG कितना बनना है, MIG कितना बनना है या LIG कितना बनना है, ये इसका आधार क्या है? संख्या EWS की मकान बनाना है आपको, LIG बनाना है, HIG बनाना है, MIG बनाना है, तो आप इसकी कितना मकान बनना है किसी प्रोजेक्ट में, किस आधार पर उसकी संख्या का निर्णय लेते हैं? आधार क्या है उसके निर्णय लेने का जब बिक नहीं रहे? तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खाली मकान है जो बिक नहीं पा रहे हैं, कई मकान ऐसे जो 10 वर्षों से नहीं बिके हैं, जैसे कि सम्माननीय सदस्य ने अवगत कराया है, कई मकान जो 5 साल से भी नहीं बिके हैं, उसमें मोस्टली पूरा मैं संख्या दे दूंगा, पूरा टेबल दे दूंगा किस श्रेणी के कितने मकान खाली हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सम्माननीय सदस्य की चिंता जायज है कि जब डिमांड होता नहीं है तो बना क्यों दिया जाता है, उनकी चिंता बहुत जायज है। मैं ये सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा, सम्माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद हमने एक पॉलिसी डिसाइड किया है कि किसी भी प्रोजेक्ट का टेंडर तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक उसमें 60% प्री बुकिंग ना हो जाए। 60% प्री बुकिंग ना हो जाए तब तक उसका टेंडर नहीं लगाएंगे और पहले प्रोजेक्ट लॉन्च करने के 3 महीने के अंदर ही अगर 30% प्री बुकिंग हो जाती है तो टेंडर लगा सकते हैं। ये हमने नई पॉलिसी अडॉप्ट की है ताकि भविष्य में मकान ना मिले 10 साल तक ये स्थिति उत्पन्न ना हो। कौन सा मकान, जैसे आप प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसमें EWS का कितना बनेगा, LIG कितनी बनेगी, MIG कितनी बनेगी, HIG कितनी बनेगी, इसका निर्णय किस आधार पर लेते हैं? आपके पास क्या डाटा, क्या आंकड़ा है जिसके आधार पर आप ये निर्णय लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इतना HIG बनेगा, इतना MIG बनेगा, इतना EWS बनेगा, इतना LIG बनेगा? इसका आधार क्या निर्णय लेने का? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो डिमांड का सर्वे कराने का काम करती है हाउसिंग बोर्ड, उसके आधार पे करते थे, बट पहले जिस तरह की परिपाटी रही होगी बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, बट जो कॉलोनाइजर है, कॉलोनी है, उनमें 15% एरिया EWS के लिए सुरक्षित करने का टाउन कंट्री प्लानिंग जो एक्ट है, 15% एरिया उसमें वो प्रावधान है। कोई भी कॉलोनी बनती तो 15% क्षेत्र उसमें खाली मतलब EWS के लिए रखा जाता है, ये प्रावधान है। बट मैं इतना आश्वस्त करना चाहूँगा, चाहे कोई भी श्रेणी का कैटेगरी का मकान हो, कोई भी कैटेगरी का मकान हो, बिना 60% प्री बुकिंग के उसका टेंडर नहीं लगाया जाएगा और प्रथम 3 महीने में अगर 30% की बुकिंग नहीं होती तो टेंडर नहीं लगाएगा। आगे ये प्रावधान करेंगे
कि जिस वर्ग के मकान की डिमांड हो उसको प्राथमिकता के आधार पर बनाएंगे या उसके लिए कोई नीति बनाएंगे? इसका प्रावधान करेंगे क्या कि अपने नीतियों में, कार्यक्रमों में? निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड सरकार की कुछ योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के अलावा एक कारपोरेट स्टाइल में भी काम करती है और सब्सिडाइज्ड मकान देना उसका एक ध्येय है, उसका उद्देश्य है। तो निश्चित रूप से यह डिमांड पर आधारित होना चाहिए और इसके लिए निश्चित रूप से हम डिमांड आधारित रणनीति पर ही काम करेंगे। मैं सम्मानीय सदस्य को और सम्मानीय सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं। माननीय प्रतिपक्ष के सम्मानीय सदस्यों ने निरंतर असंसदीय व्यवहार इस विधानसभा में 2 बार 3 बार आग्रह करने के बाद भी जो यहाँ की 25 साल की परंपरा है उसको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और ये नुकसान छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के संसदीय परंपराओं का है। पूरा देश देखता है कि छत्तीसगढ़ ने क्या मापदंड स्थापित किए थे और उस मापदंड को धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है। इसलिए मेरे आग्रह के बाद भी आप समझने को तैयार नहीं है। सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित।